चलिए, तो सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ का, जहां पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं। 1,93,982 पंजीकृत श्रमिकों को यहां पर शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है और उन्हें भरण पोषण भत्ता भी यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। यानी आप देख सकते हैं, ये कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों के समय भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में कभी नहीं था, गांव उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी, युवा उनके एजेंडे में नहीं थे। वे लोग केवल अराजकता फैलाते थे, लूट खसोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस नए उत्तर प्रदेश के लिए मैं आप सबका सहयोग करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों ने कोरोना बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की जो सुविधा दी है, आप सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम देशों में कहर बरपा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार अफ्रीकन देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, रूस में, चीन में फिर से कोरोना की आहट हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ये कोरोना वैक्सीन, ये फ्री में वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान हमने सबको फ्री में टेस्ट करवाए, फ्री में उपचार कराया, फ्री में राशन दिया और फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं ली, वे तत्काल जाकर के नजदीक के केंद्र में जाकर वैक्सीन ले ले। जिन्होंने एक डोज ले ली, वो दूसरा डोज जरूर ले ले। यह वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक उत्तम माध्यम होगा और सामान्य जनजीवन को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज जिन विकास परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, मैं इनका सबके लिए आप सभी नागरिकों को और खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी को विशेष बधाई देता हूं। और मैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों के साथ जुड़ी हैं। उनके साथ जो अन्याय सपा की सरकार के समय हुआ, भले अन्याय सपा की सरकार के समय हुआ था, लेकिन हमारी सरकार सबका साथ और सबके विश्वास पर बात करती है। हमने कहा, नागालैंड के मोन जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में हलाक हुए मजदूरों के मामले में दोनों ऐवानों में हंगामा बरपा है। अपोजिशन जमातों ने दोनों ऐवानों में इस मामले को उठाया और हुकूमत से जवाब तलब किया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज 3 बजे लोकसभा में और 4 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। वाज़ेह रहे कि फायरिंग में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। इस वाकये की वजह से मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज को भी मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने इस मामले में SIT जांच का हुक्म दिया है। वहीं फायरिंग में हलाक हुए मजदूरों की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं। मैं अभी उपस्थित हूँ नागालैंड के मोन जिले के हेडक्वार्टर में, और यहाँ पर जो लोग वो गोलीबारी में मारे गए थे, 17 लोगों के 100 यहाँ पर है। और अंतिम संस्कार से पहले उन लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि ज्ञापन किया गया है। यहाँ जो रिचुअल से उसके मुताबिक यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और चीफ मिनिस्टर नागालैंड के नेफ्यू
रियो जी भी यहाँ पर आके इन जो 14 गांव के लोग थे, बस्ती के लोग थे, उन सबको अंतिम श्रद्धांजलि निवेदन किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और सारा लोग इस घटना को कंडेम किए हैं। और मैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि क्या डिमांड है, क्योंकि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड से हटाने के लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं और मैं जानने के लिए कोशिश करूँगा। आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should do repeal this very draconian act, because sitting in New Delhi you don't know what is the act all about. वहीं नागालैंड के वजीर आला ने मरकजी हुकूमत से अफस्पा को हटाने का मुतालबा किया है। एसपीए तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, सो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंट्री। देयर कैन बी मेनी लॉज व्हिच कैन हैंडल, बट दिस इज ब्लैकेंड द इमेज ऑफ आवर कंट्री। दैट इज माय। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि नागालैंड में फौज के जरिए फायरिंग में हलाक हुए मजदूरों के अहले खाना को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत कभी भी फौज के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक नागालैंड से अफस्पा नहीं हटाया जाता है, शुमाल और मशरिक में अमन कायम नहीं हो सकता। अफस्पा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब जीबी पंत इसी पार्लियामेंट में उस बिल को पेश किए थे और नागालैंड के लिए पेश किए थे, और ये आफ्सपा जो है एक लाइसेंस टू किल का आपको इजाजत देता है। अगर उसको, और कितने चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही, अब मौजूदा बीजेपी मोदी की सरकार है, क्या ये सरकार परमिशन देगी प्रोसिक्यूशन करने का उन सिक्योरिटी फोर्स को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स को मार दिया, जान से मार दिया? कोल माइनर्स थे वो लोग, और हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था वहां पर, और आप एक दिन पहले गवर्नर साहब जाकर उनको कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत गलत है। और जब तक आफ्सपा रहेगा, जो नागालैंड में जो वाकया हुआ इसमें कोई इंसाफ नहीं होगा मरने वालों को। आफ्सपा जब तक रहेगा तो एक लाइसेंस टू किल है, वो कितने परमिशन दिए? कोई सरकार देती नहीं है परमिशन प्रोसिक्यूशन करने का उन ऑफिसर्स को, उन सिक्योरिटी पर्सनल को। पहले तो देखिए जो वो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी, क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी? कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहां तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। तो ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आफ्सपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सनातन धर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह तिवारी है। सनातन धर्म कबूल करने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि सनातन मजहब दुनिया का पहला मजहब है जिसमें इतनी अच्छाइयां हैं। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर मुलतवी कर दी गई है। दोपहर 3 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। 3 बजे अमित शाह नागालैंड मामले पर भी बयान देने वाले हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल भी राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई थी। फिर अब दोबारा से
राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई को मुलतवी किया गया है। दोपहर 3 बजे तक के लिए ये कार्रवाई मुलतवी की गई है। हालांकि आज ऐवान में काफी हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन नागालैंड के मामले को लेकर नारेबाजी कर रही थी, हंगामा बरपा था, जिसके नतीजे में अब बताया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है 3 बजे तक के लिए। और 3 बजे फिर ये कार्रवाई शुरू होगी। देखना यह होगा कि 3 बजे अमित शाह नागालैंड मामले पर क्या बयान देते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक के लिए दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि 3 बजे अमित शाह नागालैंड मामले पर बयान देंगे, तो 3 बजे फिर ये कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें अमित शाह क्या बयान देते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। तो नागालैंड में शहरी हलाकतों के मामला है। हिंदुस्तानी फौज ने जांच के अहकामात दिए हैं। आपको बता दें कि मेजर जनरल रैंक का अफसर मामले की जांच करेगा। हालांकि फौज के जराये के हवाले से ये खबर आ रही है, नागालैंड में शहरी हलाकतों के मामले में हिंदुस्तानी फौज ने जांच के अहकामात जारी कर दिए हैं। मेजर जनरल रैंक का अफसर इस मामले की जांच करेगा। फौज के जराये के हवाले से यह खबर आ रही है। तो आपने देखा था कि किस तरीके से नागालैंड में फायरिंग का मामला पेश आया था, जिसकी चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये फायरिंग हुई थी। और वहीं इस मामले में हिंदुस्तानी फौज ने जांच के अहकामात दे दिए हैं। मेजर जनरल रैंक के अफसर इस मामले की जांच करेगा। तो नागालैंड में इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया जा रहा है। हालांकि सुबह 6 से 12 बजे तक बंद की कॉल भी दी गई थी, जो कि पुरअमन रहा। अब तक पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा रहा है और जस्टिस की डिमांड ही एहतजाज के जरिए की जा रही है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना दिया। धरने में पार्टी के कई दीगर लीडरान ने भी हिस्सा लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसलिए वो दिल्ली में धरना देने पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में खून खराबा बंद होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसानों की शहादतों की तरह ही कश्मीर के लोगों की शहादतें जाया नहीं होंगी। मुफ्ती ने मजीद कहा कि मरकज को 370 की मनसूखी का फैसला वापस लेना होगा और मसला कश्मीर हल करने के लिए मजीद इकदामात उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को सलामती की यकीन दहानी कराई गई थी। हमारी सुरक्षा का वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से किरण नजर आई, रोशनी की। तो आज हमारे कश्मीर को गोडसे का कश्मीर जब बनाया जा रहा है, तो हमारे मुल्क के लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? वो क्यों इस खून खराबे को बंद नहीं कर रहे हैं? वो क्यों खामोश बैठे हैं जबकि हमसे हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं? कल कुठुआ में प्रोटेस्ट था क्योंकि वहां लोगों से जमीनें छीन के बिजनेस वालों को दी जा रही है। कश्मीर में जमीनें छीन के सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जा रही है। हमारा सब कुछ लुट रहा है, हमारी इज्जत हमारी पामाल की गई, हमारी सड़कों पे खून बहाया जा रहा है। हमारे नौजवान घर से बाहर नहीं निकल पाते, निकलते हैं तो गोली का शिकार होते हैं। अगर गोली से बचते हैं तो यूएपीए लगाया जाता है, जेलों में डाला जाता है। तो ये तो नहीं चलेगा। मुल्क के लोगों को जानना होगा कि कश्मीर की असली सिचुएशन क्या है। ये झूठ बोलते हैं। हम तो संसद भी जाना चाहते थे, मगर चूंकि वहाँ जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए हमने यहाँ आने का फैसला किया। हमारे किसानों ने 750 शहादतें दी, कश्मीर के लोगों ने लाखों शहादतें दी हैं, और ये हो नहीं सकता कि शहादत कभी जाया होती है। जिस तरह किसानों की शहादतें रंग लाई और 3 कृषि कानून वापस हुए, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की शहादत भी रंग लाएगी। न सिर्फ 370-35 से, बल्कि मसले कश्मीर हल करने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में सड़क हादसा पेश आया है। गमुगुट्टा मंडल में ऑटो और जीप की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 अफराद जख्मी बताए गए हैं। महलुकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। महलुकीन की शिनाख्त 4 साला महेंद्र, 5 साला रिक्शिता, 60 साला नाग अम्मा और 20 साला शेखर के तौर पर हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मामला दर्ज करके जांच जारी है। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में 18 दिसंबर से कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान का 24वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला मुनक्किद होने जा रहा है। ये किताब मेला 26 दिसंबर तक जारी रहेगा। एनसीपीयूएल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने महाराष्ट्र के लोगों से किताब मेले को कामयाब बनाने की अपील की है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने एनसीपीयूएल डायरेक्टर शेख अकील अहमद से खास बातचीत की। दिसंबर से मालेगांव में कुल हिंद किताब मेला मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे साथ एनसीपीयूएल के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील शेख साहब यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि सर एक बात ये बताइए कि बैक टू बैक जो है वो महाराष्ट्र का ही रुख कर रहे हैं आप,
इससे पहले जो है मुंब्रा में किताब मेला हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मुंबई में हुआ, मालेगांव में 2014 में हुआ, फिर आप मालेगांव जा रहे हैं। मालेगांव को तरजीह देने की वजह क्या है? मालेगांव को तरजीह देने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि मालेगांव के जो लोग हैं वो उर्दू ज़बान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिसको बयान करना लफ्ज़ों में नामुमकिन है। वो जुनून की हद तक उर्दू से मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ के जितने लोग हैं वो हमारे पब्लिशर्स के लिए और NCPVL के आदमियों, जो हमारे आदमी वहाँ पे जाते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो वो इस तरह से करते हैं, इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि हर शख्स चाहता है कि मालेगांव में बार बार किताब मेला का इनेकाद हो। दूसरी बात यह है कि मालेगांव एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे उर्दू की किताबें सबसे ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में हमारी किताबें वहाँ से ख़रीदी जाएंगी। ये है कि जैसे कि आपने कहा कि बड़ा एक रुझान है मालेगांव में उर्दू किताबों के ताल्लुक से, और लोगों में जो बड़ा जोश खरोश है। 18 तारीख से मेला होने वाला है, लेकिन लोगों में जो है वो जोश खरोश की इंतहा है मालेगांव में। आप तक ये शिकायत आई थी कि कुछ अदारों ने शिकायत की थी कि उन्हें मेला नहीं मिल पाया, जबकि उनका हक है मेला मिलने का। तो इस कंट्रोवर्सी पर जो है वो आपका क्या जवाब है? देखिए, ये NCPVL एक बहुत बड़ा अदारा है और हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनको NCPVL से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनके साथ, जिनके कोलैबोरेशन में, जिनके इश्तराक से हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी मायूसी हुई है। लेकिन मायूसी होने का ये मतलब नहीं है कि वो मेले में को लेकर के उनके अंदर जोश व खरोश की कोई कमी होगी। जब मेले का इनेकाद होगा तो जो अभी हमसे नाराज़ हैं वो भी खुश होंगे। तो क्या आपका पैगाम है पूरे महाराष्ट्र के उर्दू वालों के लिए? मैं महाराष्ट्र के तमाम उर्दू वालों से यही कहना चाहता हूं कि NCPVL आपका है, हम आपके हैं, उर्दू आपकी है। तो आप हमारे NCPVL के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मुझे महाराष्ट्र से बेइंतहा उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इसलिए वाबस्ता हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू का सबसे ज़्यादा कहीं फ़रोग हो रहा है तो वो महाराष्ट्र है। NCPVL का मानना है कि महाराष्ट्र जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन है उर्दू के लिए, उर्दू किताबों के लिए, और NCPVL की जो मैगज़ीन्स है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बिकती हैं। एक ऐसे वक्त में जब कोविड-19 का कहर बरपा है और मईशत जो है वो डाउन है, ऐसे वक्त में अकील शेख साहब ने जो है वो महाराष्ट्र के मालेगांव को चुना, और उनकी उम्मीदें हैं कि ये मेला कामयाब होगा। 2014 मालेगांव किताब मेले का रिकॉर्ड भी यहाँ टूटेगा और बकिया रिकॉर्ड भी यहाँ पे टूटेंगे। मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। म्यांमार की नोबेल इनाम याफ्ता सियासी रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई है। म्यांमार की फौज जुनता के तर्जुमान के मुताबिक उन्हें ये आवाम को तशद्दुद पर उकसाने और कोरोना पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। वाज़ेह रहे कि फरवरी में फौजी बगावत के बाद सूची को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से उनके खिलाफ मुतादिद मुकदमा कायम किए जा चुके हैं। बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी पर दिल्ली में समाजी तंजीमों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और बाबरी मस्जिद इन्हदाम के मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि बाबरी मस्जिद को गिराकर मुल्क के माथे पर सियाह धब्बा लगा दिया गया है, इसे खत्म किया जाए और इन्हदाम के कसूरवारों को सजा दी जाए। एहतजाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में फैसला आने का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। कासिम रसूल इलियास से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। आज बाबरी मस्जिद इंतजाम की बरसी है और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। एक फैसला आ गया लेकिन अभी भी आप लोगों का एहतजाज जारी है, अब क्यों एहतजाज? देखिए, अगर फैसले से आपकी मुराद बाबरी मस्जिद का फैसला है 9 नवंबर का, तो वो फैसले में भी ये बात कही गई है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत एक शर्मनाक वाक़या है, एक इलीगल एक्ट है, एक क्रिमिनल एक्ट है। इसके साथ साथ जो लिब्राहन कमीशन बनाया गया था, लिब्राहन कमीशन की फाइंडिंग ये थी कि ये लोग और ये संस्थाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं
तीसरी बात यह है कि उन लोगों ने ओपनली कहा कि हमने गिराया है इसको। तो ये बाबरी 400 साल पुरानी मस्जिद को दिन के उजाले में लोगों के सामने, आंखों की रोशनी सामने, पूरी दुनिया ने देखा मीडिया के जरिए से, वो शहीद की गई। अब अगर आप और वो लोग नोन है जिन लोगों ने शहीद किया, उन लोगों ने क्लेम किया हमने शहीद किया, हमने तोड़ा। उन पर मुकदमा चल रहा है, उन पर केस हुआ है, सीबीआई ने जांच भी की है, लिबरान कमीशन ने जांच की है। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे वो नाकाफी है, उसके बुनियाद पे इनके ऊपर केस साबित नहीं होता। उसी कोर्ट की अदालत में कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।